अगर हमें साल में एक बार भी मांस खाने को मिल जाता तो हम खुद को बहुत खुशकिस्मत समझते थे। मेरे भाई को मांस खाने की इतनी जबरदस्त तलब थी कि वह चुपके से सांप वाले मंदिर चला गया। वहां उसने दो बड़े और मोटे ताजे सांप पकड़े, उनकी खाल उतारी और हड्डियां निकाली और फिर उन्हें तब तक खाता रहा जब तक कि उसके मुंह से चिकनाई टपकने नहीं लगी। ठीक अगले ही दिन एक बेहद खूबसूरत औरत हमारे घर आई। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। उसने बताया कि उसके दो बेटे खो गए हैं और वह उन्हीं की तलाश में यहाँ आई है। उस औरत की खूबसूरती देखकर मेरी माँ उसे बहला फुसलाकर घर के अंदर ले आई, उसे धोखे से कोई नशीली चीज पिला दी और सीधे मेरे भाई के बिस्तर पर पहुंचा दिया। जब अगले दिन मैं उस औरत के लिए खाना लेकर गई तो वह अब भी रो रही थी। मुझे देखते ही उसने मुझसे बेचैनी से सवाल पूछना शुरू कर दिया, मेरे बेटे कहाँ हैं? तुम्हारे घर से उन्हीं की महक आ रही है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो सकती तो फिर वे मुझे मिल क्यों नहीं रहे? मैं अभी कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी मेरी माँ वहाँ आ गई। उसके हाथ में एक रस्सी थी। उसने उस औरत को बिस्तर से मजबूती से बांधना शुरू कर दिया। उसे बांधते समय वह खुद को रोक नहीं पाई और उस औरत की गोरी और कोमल त्वचा को उसने कई बार जोर से नोचा। कितनी पतली रस्सी है, लगता है मर्दों ने तुम्हें खूब पानी पिलाया है ना? मैं वहाँ चुपचाप खड़ी रही, इतनी डरी हुई कि मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। जब मेरी माँ उसे पूरी तरह बांधकर कमरे से बाहर चली गई तब मैं धीरे धीरे उस औरत के करीब गई और फुसफुसाकर बोली, सच कहूँ तो मैंने तुम्हारे बेटों को नहीं देखा है। तुम मुझे यह क्यों नहीं बताती कि वे दिखने में कैसे हैं? मैं उन्हें ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी, मैं उन पर नजर रखूंगी। यह सुनकर कि मैं उसके बेटों को ढूंढने में उसकी मदद करने को तैयार हूँ, उस औरत की आंखों में अचानक चमक आ गई। मेरा एक बेटा सिर से पूंछ तक बिल्कुल काला है और दूसरा बिल्कुल सफेद। वे दोनों ही बहुत मोटे ताजे और बेहद सीधे साधे हैं। एक काला, एक सफेद और मोटे ताजे। मैंने एक पल के लिए अपने मन में इस बात पर गौर किया और तभी अचानक मेरे पूरे शरीर में खौफ की एक जबरदस्त लहर दौड़ गई। मैं घबराहट में जान बचाने के लिए तेजी से उस कमरे से बाहर भागी। जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंची मैंने देखा कि मेरा भाई, जो नशे में बुरी तरह लड़खड़ा रहा था, सीधे हमारी तरफ चला आ रहा है और उसके साथ तीन और आदमी भी हैं। ठीक ठीक यह समझते हुए कि वे क्या करने वाले थे, मैं घबराहट में अपने भाई का रास्ता रोकने के लिए आगे लपका। मेरा चेहरा डर से विकृत हो गया था। भाई अंदर मत जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। उस औरत में कुछ तो अजीब है। तुम खुद को समझते क्या हो जो अपने भाई के मामलों में दखल देने की हिम्मत कर रहे हो? अगर तुमने एक बार भी अपना मुंह खोला तो मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। अपना सिर पकड़कर मैं डर के मारे एक कोने में दुबक गया। मैं बस बेबसी और दहशत के साथ देखता रह गया जब वे हवस भरी मुस्कान के साथ उस औरत के कमरे में घुस गए। उस शाम जब मैं अपने भाई को ढूंढने गया तो मैंने अपनी माँ को उससे बातें करते सुना। मैंने चुपके से अपना कान लकड़ी के दरवाजे से सटा दिया ताकि सुन सकूं। मेरी माँ की आवाज इतनी धीमी थी कि लगभग फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। इस साल गांव में स्वाइन फीवर, सुअर बुखार की महामारी फैल गई थी जिसने सारे सुअरों को मार डाला था। गांव के मुखिया ने ऐलान किया कि चूंकि लूनर न्यू ईयर, चंद्र नववर्ष नजदीक आ रहा है, इसलिए बिना मांस की बलि दिए उत्सव आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने कुछ परिवारों को बकरे का मांस देने के लिए चुना और हमारा परिवार भी उनमें से एक था। मैं बढ़ती हुई हैरानी के साथ सुनता रहा। हमारे परिवार ने तो न जाने कब से भेड़ बकरियां पालना ही छोड़ दिया था। अपनी सांस रोककर मैं सुनता रहा। हम उस पूरब वाले कमरे में रहने वाली औरत को ही क्यों न सौंप दें? मैंने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लिया, इस डर से कि मेरे सदमे और दहशत के कारण कहीं मेरे मुंह से चीख न निकल जाए। जिस बकरे के मांस की वे बात कर रहे थे वह औरत थी। बिल्कुल नहीं, मेरे भाई ने तुरंत झिड़कते हुए कहा। वह औरत मेरी और मेरे दोस्तों की बहुत अच्छी सेवा करती है। मैं उसे किसी भी हाल में किसी को नहीं सौंपने वाला। लेकिन अगर हमने किसी को नहीं सौंपा तो मुखिया जरूर गुस्सा हो जाएंगे। मेरे भाई के चेहरे पर पूरी तरह से बेपरवाही का भाव था। क्यों न हम हेई बाई को ही सौंप दें, इससे सारी समस्या हल हो जाएगी, है ना? लेकिन क्या कोई ऐसी चीज है, कोई भी चीज जो मेरी खुशी से ज्यादा जरूरी हो? तुम सही हो, तुम्हारी खुशी से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। सदमे से सुन्न होकर मैं अपने कमरे में लौट आया। मैंने हमेशा यही सोचा था कि भले ही मेरी माँ को मेरी खास परवाह न हो, फिर भी मैं उनका बेटा तो हूँ ही। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह सिर्फ मेरे भाई की कुछ कही सुनी बातों की वजह से मुझे जानबूझकर मौत के मुंह में धकेल देंगी। मैं अपने बिस्तर पर सिकुड़कर लेट गया और काफी देर तक वहीं पड़ा रहा जब तक कि मैं खुद को संभाल नहीं पाया। बाद में जब मुझे पक्का यकीन हो गया कि मेरा भाई और माँ दोनों सो चुके हैं तो मैं दबे पांव चुपके से उस औरत के कमरे में गया। उसके शरीर पर गहरे नीले निशान और चोट के उभार थे। जब उसने मुझे देखा तो डर के मारे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वह बिस्तर पर बेकाबू होकर छटपटाने लगी। हिम्मत जुटाकर मैं उसके पास गया, उसे बांधने वाली रस्सियां खोली और उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, तुमने दावा किया था कि हमारे घर में तुम्हारे बेटे की महक आती है, लेकिन क्या तुमने कभी यह गौर नहीं किया कि तुम्हारे बेटे की महक मेरे भाई में कहीं ज्यादा तेज और ताजा थी? पहले तो उस औरत ने मेरी तरफ हैरानी और खाली खाली नजरों से देखा, फिर जैसे ही उसे अचानक कुछ समझ आया उसकी आंखों से बड़े बड़े आंसू बहने लगे और उसके चेहरे पर एक बेहद खौफनाक और खतरनाक भाव आ गया। डर के मारे मैं लड़खड़ाता हुआ कई कदम पीछे हट गया। नहीं, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। इस परिवार में मेरी कोई हैसियत नहीं है।
अगर मैं तुम्हारे बेटे की मदद करना भी चाहता तो भी नहीं कर पाता। इसके अलावा अगर कोई फिक्र पड़ता हो तो बता दूं, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। तुम जो भी करने का सोच रही हो मैं उसमें शामिल नहीं होना चाहता। मैं बस तुमसे इतनी भीख मांगता हूँ कि जब वह वक्त आए तो मुझे बख्श देना। मैं बस जीना चाहता हूँ अपनी बात कहकर, और यह देखे बिना कि वह औरत मेरी बात मानती है या नहीं। मैं कमरे से ऐसे भागा जैसे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा हूँ। अगली सुबह मेरे भाई की चीख पुकार सुनकर मेरी नींद अचानक टूट गई। मैं हड़बड़ाकर बिस्तर से उठा और अपने कमरे से बाहर भागा तो देखा कि वह औरत मर चुकी थी। उसने एक चमकीले लाल रंग का दुल्हन वाला जोड़ा पहनकर फांसी लगा ली थी। उसका चेहरा भयानक रूप से नीलाहरा पड़ गया था और उसकी जीभ बाहर लटकी हुई थी जो बेहद अजीब और लंबी लग रही थी। मेरे पैर कांपने लगे और मैं धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। इससे पहले कि मैं खुद को संभाल पाता मैंने देखा कि तीसरे चाचा, जिनके चेहरे पर नाराजगी और गंभीरता साफ झलक रही थी, दरवाजे से अंदर आ रहे हैं। तीसरे चाचा उस औरत की लाश के पास गए और उसे 2-3 बार कुरेदा। फिर गहरी सांस लेते हुए वे मेरी माँ की तरफ मुड़े। यह औरत कहाँ से आई? मेरी माँ ने बात को हंसी में टालने की कोशिश की। यह मेरे मायके वालों में से है, मेरे पैतृक घर से। तीसरे चाचा को उनकी बात पर जरा भी यकीन नहीं हुआ। मेरी माँ की तरफ आंखें सिकोड़ते हुए उन्होंने अपनी आवाज और भी धीमी कर ली। मैं तुमसे एक बार फिर पूछ रहा हूँ, यह औरत कहाँ से आई? तीसरे चाचा की नजर इतनी तीखी थी कि मेरी माँ अनजाने में ही कांप उठी और अब उनमें झूठ बोलने की हिम्मत नहीं बची थी। यह खुद ब खुद हमारे दरवाजे पर आ गई थी। मुझे लगी कि यह काफी सुंदर है, इसलिए मैंने सोचा कि यह बड़े वा के लिए एक अच्छी पत्नी बनेगी। किसे पता था कि यह इतनी बेवकूफ निकलेगी कि अपनी जान ही ले लेगी। मेरी माँ ने उस औरत की तरफ पूरी तरह से नफरत भरी नजरों से देखा। खैर जो भी हो, उसी पल तीसरे चाचा की तेज नजर से डरकर मेरी माँ ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। तीसरे चाचा ने उस औरत की लाश को जमीन पर लिटाया और फिर उसे और करीब से देखने के लिए नीचे बैठ गए। उनके चेहरे के हाव भाव धीरे धीरे और भी गंभीर होते गए, जब तक कि आखिर में वे बस एक गहरी सांस लेकर खड़े हो गए। इस मामले से निपटना आसान नहीं होगा। अगर तुम लोग सावधान नहीं रहे तो पूरे परिवार को अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यह सुनकर मेरी माँ तुरंत घबरा गई। तीसरे चाचा, आपको इसे ठीक करने का कोई न कोई तरीका ढूंढना ही होगा। ड्रैगन, वाह वह आपका। मेरी माँ अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि तीसरे चाचा ने उसे घूर कर देखा। उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। लौंगवाजी, यही मेरे भाई का नाम था। मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था कि वे मुझसे कुछ छिपा रहे हैं, लेकिन क्योंकि वे कुछ बोल नहीं रहे थे इसलिए मैंने उनसे बरदस्ती जवाब मांगने की हिम्मत नहीं की। तीसरे चाचा काफी देर तक उस औरत की लाश को घूरते रहे, फिर उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। मेरे सिर पर पूरी तरह से प्यार और अपनापन दिखाते हुए हाथ रखते हुए उन्होंने कहा कि भाई, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम उस उम्र में पहुंच गए हो जहां तुम जिम्मेदारियां उठा सकते हो। मेरी आंखें सिकुड़ गईं और मेरा शरीर अपने आप ही पीछे की तरफ हट गया, लेकिन तीसरे चाचा के हाथ की पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं पूरी तरह से हिलडुल भी नहीं पाया। तीसरे चाचा ने एक नजर डाली। मेरी बात सुनो, ब्लैक एंड व्हाइट, इस औरत को थोड़ी देर में तुम्हारे कमरे में ले आएंगे। जब तुम आज रात सोने जाओ तो उसे अपने बिस्तर के नीचे रख देना। सिर्फ यही एक काम हमारी मौजूदा मुश्किल को हल कर सकता है और तुम्हारे पूरे परिवार की जान बचा सकता है। मैं मन ही मन बहुत डर गया था और मैंने जोर से अपना सिर हिलाकर मना कर दिया। मेरा विरोध भांपकर तीसरे चाचा ने अपनी आवाज धीमी कर ली। निश्चिंत रहो, शुद्ध यांग ऊर्जा, प्योर यांग एनर्जी भूतों को दूर भगाती है। तुमने अभी तक अपनी कौमार्यता नहीं खोई है, इसलिए यह चीज तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यह देखकर कि मैं अभी भी हिचकिचा रहा था, मेरी माँ दौड़कर रसोई में गईं, एक बड़ा चाकू उठाया और गुस्से में वापस बाहर आ गई। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, अगर तुमने ठीक वैसा नहीं किया जैसा तुम्हारे तीसरे चाचा कह रहे हैं तो मैं तुम्हें यहीं इसी जगह काट डालूंगी। तीसरे चाचा ने मेरी माँ की तरफ शांत और संयमित नजर से देखा, फिर अपनी नजर वापस मेरी तरफ घुमा ली। क्या अब तुम तैयार हो? मेरी माँ की डरावनी घूर का सामना करते हुए मैं बस अपने दांत पीसकर सिर हिला सका। तीसरे चाचा ने फिर से मेरे कंधे पर थपथपाया, उनके चेहरे पर गंभीरता थी। याद रखना, आज रात तुम्हें अपने कंधे बिस्तर के किनारे के बिल्कुल सीध में रखकर सोना है और तुम्हें पूरी रात अपने पेट के बल लेटे रहना है। इस तरह वह बिस्तर के नीचे फंसी रहेगी और उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। सिर्फ इसी तरीके से तुम अपनी सुरक्षा पक्की कर सकते हो। मैंने अपना सिर झुका लिया और चुप रहा। हालांकि उस रात मैंने तीसरे चाचा के निर्देशों का पालन नहीं किया, इसके बजाय मैंने ठीक उसका उल्टा करने का फैसला किया। मैंने बिस्तर के पास जूते बिखेर दिए और बिस्तर पर लेट गया। तुममें से किसी को भी मेरी सच में कोई परवाह नहीं है। मेरी माँ और भाई तो बस मुझे एक बलि का बकरा बनाना चाहते हैं जिसे पूरे गाँव के सामने बलि चढ़ा दिया जाए। तीसरे चाचा का मुझसे लाश को बिस्तर के नीचे रखने के लिए कहना साफ तौर पर मुझे नुकसान पहुंचाने की एक और चाल थी। अगर बात ऐसी ही है तो चलो हम सब एक साथ ही मर जाते हैं। अगली सुबह भोर होते ही जब मुर्गे ने बांग दी तो मैं घबराहट में बिस्तर से कूदकर नीचे उतरा और लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर भागा। तीसरे चाचा दरवाजे पर खड़े थे। यह देखकर कि मैं सच में अभी भी जिंदा था, उनकी आंखें हैरानी से सिकुड़ गईं। इससे पहले कि वे अपनी बात पूरी कर पाते, तीसरे चाचा ने मुझे एक तरफ धकेला और तेजी से कमरे के अंदर दौड़ पड़े। मैं भी जल्दी से उनके पीछे भागा। जैसे ही मैं कमरे में पहुंचा, मैंने देखा कि तीसरे चाचा उस औरत को पलंग के नीचे से घसीटकर बाहर निकाल रहे थे। वह औरत जो कल ही मौत की तरह पीली पड़ गई थी,
अब अजीब तरह से गुलाबी गालों वाली दिख रही थी, जैसे वह बस गहरी नींद में सो रही हो। तीसरे चाचा अचानक तेजी से घूमे और मेरी तरफ बहुत ज्यादा नाराजगी और गुस्से से घूरा। मुझे बता, क्या तूने ठीक वैसा ही किया जैसा मैंने तुझे कल रात बताया था या नहीं? तीसरे चाचा के चेहरे के हाव भाव देखकर मैं इतना डर गया कि अपने आप ही 2 कदम पीछे हट गया। चाचा सान, बेशक मैंने वैसा ही किया, मैं मरना नहीं चाहता, मैंने सब कुछ ठीक वैसा ही किया जैसा आपने मुझे बताया था। फिर गड़बड़ कहाँ हो गई? चाचा सान ने मेरी तरफ बहुत गहरी और जांच पड़ताल वाली नजर से देखा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उन्हें मेरी बात पर यकीन हुआ या नहीं। फिर उन्होंने एक गहरी सांस छोड़ी। क्या यह चीज सच में इतनी ज्यादा खतरनाक है? चाचा सान ने अभी अपनी बात पूरी ही की थी कि मेरी माँ और मेरा बड़ा भाई भागते हुए कमरे में आ गए। कांपते हुए मेरी माँ चाचा सान के पास पहुंची। तीसरे मालिक, क्या हुआ? क्या कोई हादसा हो गया? इस बीच मेरा भाई उस औरत की लाश को घूरता रहा, गुस्से से थूका और फिर मेरी तरफ बहुत ज्यादा नफरत भरी नजर से देखा। यह चीज बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसे काबू करने के लिए मेरी अपनी आध्यात्मिक शक्ति काफी नहीं है। मुझे शहर जाकर अपने छोटे चाचा को बुलाना पड़ेगा। आने जाने में लगभग 2 दिन लग जाएंगे। फिर चाचा सान ने अपनी नजर मेरी तरफ घुमाई। हे भाई, अगले 2 दिनों तक ठीक वैसा ही करते रहना जैसा मैंने तुझे सिखाया है। जब तू रात को सोने जाए तो इस औरत को अपने पलंग के नीचे रख देना जब तक मैं वापस न आ जाऊं। इसे काबू में रखने का यही एकमात्र तरीका है। क्या तू समझा? दोबारा मार न खाने के डर से मैंने तेजी से सिर हिला दिया। उस रात जैसे ही मैं पलंग पर लेटा, मेरा भाई चुपके से कमरे में घुस आया। मैं बुरी तरह से चौंक गया और डर के मारे झटके से सीधा बैठ गया। अपने भाई को पलंग के पास खड़े और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान देखकर मुझे लगा कि वह बस यह देखने आया है कि मैं ठीक हूँ या नहीं। भाई चिंता मत कर, मैं वादा करता हूँ कि मैं चाचा सान के हर निर्देश का पूरी तरह से पालन करूंगा। मुझे हैरानी हुई कि मेरे भाई ने मेरी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपनी बेट खोलना शुरू कर दिया। यह समझते ही कि वह क्या करने वाला है, मैं पलंग से कूदकर नीचे उतरा और कमरे से भागने के लिए बेताब हो गया। मेरे भाई ने मुझे घूरकर देखा। हिलो मत, यह बिस्तर के नीचे है। उस बूढ़े ने कहा था कि तुम ही इसे काबू में रख सकते हो, इसलिए तुम्हें ठीक वही करना है जो तुम्हें करना चाहिए। मैंने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन इससे पहले कि मैं कोई आवाज निकाल पाता, मेरे भाई ने मेरे पेट पर जोरदार लात मारी। यह बकवास बंद करो, बस वही करो जो मैं कहता हूँ। अपने दर्द करते पेट को पकड़े हुए मैंने एक भी शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। थोड़ी देर बाद मेरा भाई बिस्तर के नीचे से रेंगता हुआ बाहर निकला। उसके चेहरे पर पूरी तरह से संतुष्टि का भाव था और वह अपनी पैंट ऊपर खींच रहा था। जाने से पहले उसने मुझ पर आखिरी नजर डाली, वैसी नजर जैसी कोई कुत्ते पर डालता है। तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना है, वरना मेरे पास तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारने के 10,000 तरीके हैं, लेकिन मैं तुम्हें तब तक जिंदा रखूंगा जब तक तुम पूरी तरह से तड़प न लो। मैंने कमजोरी और डर के मारे सिर हिला दिया और तभी मेरा भाई वहां से चला गया, आखिरकार संतुष्ट होकर। अगले दिन बाहर से आ रही आवाजों से मेरी नींद खुली। मैं कमरे से बाहर भागा और डर के मारे मेरे पैर तुरंत कांपने लगे। मेरे पूरे आंगन की दीवारों पर सांप रेंग रहे थे। उनमें से सबसे बड़ा और मोटा सांप तो किसी बच्चे की बाह जितना मोटा था। मैं डर के मारे पीछे हट गया। जब मैं पूरी तरह से हक्का बक्का खड़ा था, तभी मेरी माँ लोगों के एक समूह को आंगन में ले आई। मैं उन्हें घूरता रहा, अभी भी सहमा हुआ था और कुछ बोलने ही वाला था कि मैंने देखा कि उन्होंने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाई और खाली हाथों से ही सांपों को पकड़ना शुरू कर दिया। उनकी आंखें डरावनी हद तक चमक रही थीं। ये सांप, जो मुझे किसी राक्षस जैसे लग रहे थे, दूसरों के लिए बस मोटे ताजे शिकार थे। दोपहर तक न केवल मेरे आंगन से सारे सांप गायब हो चुके थे, बल्कि बीचों बीच एक बड़ा सा पतीला भी चढ़ा दिया गया था। आदमी एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे, जबकि औरतें छोटे छोटे समूहों में सांपों को मार और साफ कर रही थीं। वहाँ का माहौल बिल्कुल नए साल के जश्न जैसा लग रहा था। जल्द ही आंगन से मांस की महक आने लगी और जैसे ही सब लोग उसे आपस में बांटने वाले थे, चेनतुओ भागता हुआ अंदर आया। उसका बायां हाथ कांप रहा था और वह अपने चाचा की ओर इशारा कर रहा था। इन्हें मत खाओ, इन्हें मत खाओ, इन सांपों को कोई खिलाता पिलाता है। ये किसी सांप के पेट से रेंगकर बाहर नहीं आए हैं, इन्हें खाने से बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ये कोई आम सांप नहीं है। चेनतुओ ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन मांस की महक से सबकी आंखें पहले ही लाल हो चुकी थीं। सबके मन में लालच भर गया था। उन्होंने उसकी एक न सुनी, बल्कि उसे अपने रास्ते का रोड़ा समझा, इसलिए उन्होंने उसे पीटकर बाहर फेंक दिया, ठीक वैसे ही जैसे कोई अपनी माँ को घर से निकाल देता है। मुझसे यह सब देखा नहीं गया, इसलिए मैं दौड़कर बाहर गया और चेनतुओ को अपनी पीठ पर लाद लिया। क्या तुम ठीक हो? वे लोग मांस के लिए पागल हो चुके हैं, वे तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे। चेनतुओ ने एक गहरी सांस ली। उन कमबख्त शैतानों के आगे अच्छी बातों का कोई मतलब नहीं है। उन कमबख्त शैतानों के आगे अच्छी बातों का कोई मतलब नहीं है। बच्चे, अगर तुम्हें मुझ पर जरा भी भरोसा है तो प्लीज वह मांस मत खाना, वरना तुम मारे जाओगे। मैंने अपने होठों के कोनों को जबरदस्ती खींचकर एक कड़वी सी मुस्कान दी। चिंता मत करो, मैं उसमें से कुछ भी नहीं खाऊंगा। अगर मैं खाना भी चाहूँ तो भी नहीं खा सकता। मांस का बस वह एक ही पतीला है और इस घर में मेरी हैसियत एक कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं है। भला कौन मेरे लिए अपना हिस्सा छोड़ेगा? चेन कुबड़ा ने मेरी आंखों में गहराई से झांका। उसने कुछ कहा तो नहीं, बस मुड़ा और चुपचाप वहां से चला गया। शुरू में तो मुझे चेन कुबड़ा की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरा मन आधा मान रहा था और आधा शक कर रहा था। लेकिन किसे पता था कि ठीक अगले ही दिन हमारे गांव पर एक भयानक आफत टूट पड़ेगी। जिस जिस इंसान ने भी उस सांप का मांस खाया था, उन सबकी चमड़ी का रंग बदलकर एक भयानक सा बैंगनी हो गया था। वह नजारा सचमुच रूह कंपा देने वाला था। तुम पर इसका कोई असर क्यों नहीं हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारा भाई तो इस बीमारी की चपेट में आ गया और तुम
बिल्कुल सही सलामत बचे रहे। जैसे जैसे वह बोलती जा रही थी, मेरी माँ का गुस्सा और भी बढ़ता जा रहा था। वह मुझ पर झपटी और मेरे सिर चेहरे पर ताबड़तोड़ घूंसे बरसाने लगी। उसने मुझे तब तक पीटा जब तक कि मेरी नाक और मुंह से खून बहने नहीं लगा। जैसे ही वह खून मेरी माँ के हाथों पर गिरा, उसकी चमड़ी पर पड़े बैंगनी धब्बे आंखों में हल्के पड़ने लगे। मेरी माँ ने इस चमत्कार को साफ साफ अपनी आंखों से देखा। खुशी और हैरानी से कांपते हुए वह दौड़कर मेरे भाई के पास गई और उसकी बाह कसकर पकड़ ली। वह बच गया, मेरा प्यारा ड्रैगन बच्चा बच गया। यह खून, यह अजीब गहरा खून लगता है, यह त्वचा की इस बीमारी को ठीक कर सकता है। जैसे ही मेरी माँ ने ये शब्द कहे, आंगन में मौजूद हर किसी की आंखें, सिर्फ मेरे भाई की ही नहीं, एक शिकारी चमक से चमक उठी। हर एक व्यक्ति ने अपनी जलती हुई नजरें मुझ पर गड़ा दी और मैं घबराहट के मारे 2 कदम पीछे हट गया। मुझे जरा भी शक नहीं था कि अगले ही पल वे आगे बढ़ेंगे और मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। क्या सच में बचने का कोई रास्ता नहीं था? लेकिन मैं मरना नहीं चाहता था। मैं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और पागलों की तरह उनके सामने गिड़गिड़ाने लगा। प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। मेरा खून बेकार है, इससे तुम्हारा कोई भला नहीं होगा। मैंने गांव के मुखिया की ओर एक गिड़गिड़ाती नजर डाली, लेकिन उस दयालु दिखने वाले बूढ़े आदमी ने बस एक गहरी सांस भरी। बच्चे, पूरे गांव की जान बचाने के लिए अपनी एक जान कुर्बान कर देना, अरे यह तो तुम पर मिला एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। उम्मीद की आखिरी किरण से चिपके हुए मैंने अपनी माँ की ओर देखा, फिर भी उसने मेरी ओर एक नजर भी नहीं डाली। इसके बजाय वह मेरे भाई के चेहरे को दिल को छू लेने वाली ममता के साथ देख रही थी और धीरे से उसकी त्वचा पर हाथ फेर रही थी। अब सब ठीक है, सब ठीक है, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने देखा कि भीड़ मेरी ओर बढ़ रही थी, कदम दर दम बिना रुके। ठीक जब मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, ठीक जब मुझे यकीन हो गया कि मेरा अंत आ गया है, तभी भीड़ के बीच से एक साफ ठंडी आवाज गूंजी, अरे तुम लोग यह सब क्या कर रहे हो? सबने एक साथ अपनी गर्दनें घुमाई। यह मेरे तीसरे चाचा थे और ठीक उनके बगल में 21 साल का एक नौजवान खड़ा था जिसने अभी अभी बात की थी। वह जरूर वही नौजवान रहा होगा। तीसरे चाचा ने अपना गला साफ किया और उस समूह को समझाया, यह मेरे जूनियर मार्शल अंकल हैं, इनका नाम हान फेंग है। इनकी कम उम्र देखकर धोखा मत खाना, इनकी आध्यात्मिक साधना बहुत गहरी